तो गुड इवनिंग। नाउ प्लीज हम लोग लेके चल रहे हैं वो चैप्टर। अगर आपको फंडामेंटल नहीं आता, नॉट एन इश्यू। अगर आपको चेंज इन पीएसआर नहीं आता, कोई गल नहीं। अगर आपको गुडविल नहीं आता तो बल्ले बल्ले। और अगर आपको रिटायरमेंट डेथ नहीं आता तो बेचोगे छोले। हम करेंगे पता है क्या? डिसोल्यूशन, जिसका पीछे से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। सिर्फ एक चीज का लेना देना है, अगर आपके पास कोई रिजर्व निकल आए तो उसको ओल्ड रेशियो में बांट देना बस। बाकी कुछ नहीं, एवरीथिंग इज टोटली न्यू। हर चीज बिल्कुल नए तरीके से है। शरीर का क्या हो चुका, अंत हो चुका, आपको क्या करना, अंतिम संस्कार करना है। ये है डिसोल्यूशन, उसके अलावा कुछ नहीं है। भाई पढ़े थे ना, डेथ तो हो गई है, डेथ हो चुकी थी। डेथ के बाद क्या करते हैं? फाइनल रिचुअल्स होते हैं। वो फाइनल रिचुअल्स इन द टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग हम यहाँ पढ़ेंगे। कैसे होंगे, क्या होंगे, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। ठीक है, पहले पढ़ेंगे। अच्छा, ये चैप्टर ऐसा है जिससे थ्योरी का 3-3 नंबर का क्वेश्चन भी बोर्ड में आता है, 1 मार्कर आता है, डिफरेंस के क्वेश्चन आते हैं। तो पहले वी विल हैव मास्टरी ओवर थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स। पहले पढ़ेंगे थ्योरी को, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए देखें जरा, नोट्स खोलिए फटाफट से अपने। आइए देखते हैं, क्या ऑनलाइन वालों को स्क्रीन पर दिखा कुछ? इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू ऑन योर स्क्रीन? नहीं सर, अभी तक तो नहीं दिखा? अब दिखा? आ गया। क्या लिखा हुआ आ रहा है देखो? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर। डिसोल्यूशन ऑफ, डिसोल्यूशन ऑफ क्या? पार्टनरशिप फॉर्म। अब जरा समझते हैं। सबसे बड़ा प्रश्न जो होता है उसे कहते हैं यक्ष प्रश्न। बहुत बड़ा, मतलब मैं थोड़ी हिंदी की शब्द का प्रयोग ज्यादा करता हूँ। यक्ष प्रश्न मतलब विकराल प्रश्न, बड़ा लंबा चौड़ा वैसा वाला प्रश्न है। वो क्या? हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ अ बिजनेस? कैसे उसको डिफरेंशिएट करेंगे? बहुत क्लियर टर्मिनोलॉजी हमें पार्टनरशिप एक्ट 1930 ने दे रखा है। जो आपके सामने नोट्स हैं, बिल्कुल एनसीईआरटी के शब्द उठा के रखे हैं। थोड़ा सा स्ट्रक्चर मैंने बदल दिया उनका, ताकि आपको समझ में आए। देखिए, सेक्शन 39 आपको ध्यान रखना है। देखिए, सीबीएसई के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सेक्शंस ध्यान रखने वाले होते हैं वो फंडामेंटल में कुछ थे, सेक्शन 37 था, और कुछ एक सेक्शन यहाँ पर है। लेकिन सीयूटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ईच एंड एवरी सेक्शन व्हाटएवर इज गिवन इन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। इसीलिए मैंने क्या करा, नोट्स में जहां जहां पॉसिबिलिटी है सेक्शन के सारे डाल दिए। ये सेक्शन जो है सीयूटी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिए जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो बताता जाऊंगा साथ साथ। पार्टनरशिप एक्ट 1932 का सेक्शन 39 कहता है कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन ऑल द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म। पहले एक चीज समझें, जरा मैं दिखाऊं आपको। हमारे पास ए, बी, सी और डी था। ये हमारे पास 4 पार्टनर थे, ठीक है। और इनकी थी एबीसीडी एंड एंटरप्राइजेस करके एक बिजनेस। एबीसीडी एंटरप्राइजेस करके एक इनका बिजनेस था, ठीक है जी। हुआ क्या कि ये व्यक्ति सदगति को प्राप्त हुआ, निपट लिया, चला गया, मर गया, मतलब ही इज डाई। इसके जाने से क्या होने वाला है? ये जो पार्टनरशिप थी, ये पार्टनरशिप थी, फर्म नहीं। दिस इज पार्टनरशिप एंड दिस इज पार्टनरशिप फर्म। फर्म मतलब बिजनेस, कंटिन्यूइंग बिजनेस डूइंग एंटिटी, उसकी बात कर रहा हूं मैं। तो इसके मरने से क्या बिजनेस बंद हो जाएगा? नहीं होगा बिजनेस बंद, बिल्कुल बिजनेस बंद नहीं होगा। तो जब ए बी सी डी में से डी मर गया, या ए बी सी कोई भी मर गया, तो जो बिजनेस बंद नहीं होगा, बिजनेस कंटिन्यू करेगा, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पार्टनरशिप जो होता है, एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप, वो खत्म हो जाएगा और नया क्या बनेगा? एग्रीमेंट बनेगा। तो उसको बोलते हैं हम लोग रिकॉन्स्टिट्यूशन। ये क्या है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है सिर्फ, ठीक है। अच्छा, अब हुआ ये कि डी के मरते ही बाकी सबने डिसाइड करा, चलिए डी हमारा फाइनेंसर था, डी हमारा सब कुछ था, चलो इस बिजनेस को भी क्या करते हैं? बंद करते हैं। पार्टनरशिप भी बंद हुई और साथ साथ बिजनेस भी बंद हुआ। तब हम बोलेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। और क्लियरली देखते हैं कि कानून की भाषा में कैसे लिखा हुआ है, ठीक है। अगर ए बी सी या डी ये रेशो भी बदल लेते हैं, चेंज इन पीएसआर, तो क्या कहलाएगा? रिकॉन्स्टिट्यूशन कहलाएगा। ओल्ड पार्टनरशिप एग्रीमेंट विल कम्स टू एन एंड, नया पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनेगा नई रेशो में। ए बी सी डी ई फॉर एलिफेंट को पार्टनर बना लेते हैं, तो पुराना जो रिलेशनशिप था ए बी सी डी का चेंज हो जाएगा, रिकॉन्स्टिट्यूट हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? ए बी सी डी ई।
नया पार्टनरशिप का एग्रीमेंट बनेगा, रिकॉन्स्टिट्यूशन है, डिसोल्यूशन ऑफ सिर्फ पार्टनरशिप है। अच्छा, यही ABCD कब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म बनता है? तब जब ABCD सब मिलकर डिसाइड करें कि ये एग्रीमेंट हमें बंद करना है, खत्म करना है, और उसके बाद क्या हो जाएगा, बिजनेस भी आपका बंद हो जाएगा। मतलब उन्होंने अपना एग्रीमेंट भी खत्म किया और बिजनेस भी खत्म कर दिया, देन इट विल बी कंसिडर्ड एज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब रिकॉन्स्टिट्यूशन है, बिजनेस चलता रहेगा, सिर्फ एग्रीमेंट बदल रहा है। और डिसोल्यूशन फॉर्म का मतलब है बिजनेस बंद और एग्रीमेंट भी बंद। तो आइए देखते हैं इसको और डिटेल में, क्या क्या पॉसिबिलिटीज होती हैं, कानून क्या कहता है, इन सब का हम डिटेल डिस्कशन यहाँ पर करने वाले हैं अभी। और देखिए, थ्योरी को आप लोग इग्नोर करते हैं, माय एडवाइस इस चैप्टर की थ्योरी को बिल्कुल, इसकी क्या, किसी भी चैप्टर की थ्योरी को इग्नोर नहीं करेंगे, डिटेल नोट्स हैं, जब भी मौका मिले पढ़ते जाइए, रिवाइज करते जाइए। आइए देखते हैं, द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप between one or two partner is a reconstitution, but dissolution of partnership between all the partners of a firm उसे कहते हैं हम dissolution of the firm। सारे पार्टनर ने डिसॉल्व कर दिया तो बिजनेस कौन चलाएगा, बिजनेस भी बंद होगा फिर तो। ये था, in other words it is the breaking or discontinuation of relationship among all the partners। breaking discontinuance of relationship between one or more partner, वो dissolution of partnership है। लेकिन सबके बीच में अगर है तो वो dissolution of firm है। This brings an end to the existing firm and no business is transacted after dissolution except the activities relating to closing of the firms as an affair of the firm to be wound up। सेलिंग करते हैं एसेट्स की और लायबिलिटी को क्या करते हैं, पे ऑफ करते हैं, वो है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। डिफरेंस है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप जिसे हमने बोला रिकॉन्स्टिट्यूशन, एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म जिसे हमने बोला डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इनमें डिफरेंस क्या होता है उसको समझते पहले, और फिर देखेंगे कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म किस किस तरह से हो सकता है। चलिए देखिए पहले वाला पार्ट, पार्टनरशिप एक्ट ने डिफरेंस आपको बताया है, वो ऐसे बोला डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप या रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप पहले देख लेते हैं, और ये हमने पहले भी पढ़ा था। याद है जब मैंने शुरू में बताया था कि फंडामेंटल के बाद हम गुडविल के बाद हम क्या पढ़ते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर ब्रेकिंग ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन सम ऑफ द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म, ए और बी के बीच में, ABCD के बीच में, वो हमारा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है। इन सच अ सिचुएशन क्या होता है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट विल कम्स टू एन एंड, इट विल बी रिकॉन्स्टिट्यूटेड, रीसाइंड, रीजनरेटेड एंड बिजनेस विल कंटिन्यू। ये हमारा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है, ठीक है। इन अदर वर्ड्स डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होती है लेकिन फर्म का बिजनेस बंद नहीं होता है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप या रिकॉन्स्टिट्यूशन कब कब हो सकता है, आपके सामने सिचुएशन है, चेंज इन एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग पार्टनर्स, एडमिशन हो जाए नया पार्टनर का, रिटायरमेंट हो जाए पार्टनर का, डेथ हो जाए पार्टनर की, इंसॉल्वेंसी एक पार्टनर की हो जाए, कंप्लीशन ऑफ द वेंचर इफ पार्टनरशिप इज फॉर्म फॉर दैट। आपने कोई पुल बनाने के लिए पार्टनरशिप कर दिया, हो गया पुल बन गया पूरा, या आपने बोला था कि हमारी पार्टनरशिप 4 साल चलेगी, 5 साल चलेगी, वो जैसी पीरियड पूरा होगा वो पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी, बिजनेस खत्म नहीं होगा। आपने एक पार्टनरशिप करी कि हमें एक ओवरब्रिज बनाना है 5 साल के लिए, लेकिन क्या हुआ आपने देखा है, सेक्टर 47 से एक फ्लाईओवर बनना शुरू हुआ था नोएडा के अंदर, भंगेल वाला एरिया जो है ना, वो फ्लाईओवर बनना शुरू हुआ था, और पता क्या हुआ, वो फ्लाईओवर बनना बंद हो गया। उसकी जो टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट थी उसमें मेरे ख्याल से था, कॉस्ट मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन क्यों बंद हुआ पता है, क्योंकि उसको बनाने के लिए जो लोहे के आयरन एंगल बन गए थे वो अड़ोस पड़ोस के लोगों ने चुरा लिए, उससे उसकी कॉस्ट बढ़ गई। पहले एस्टिमेशन था कि 20,000 मीट्रिक टन स्टील लगेगा उसमें, अब वो कॉस्ट अब 30,000 मीट्रिक टन स्टील लगेगा, और करीब करीब बजट जो है 300 करोड़ रुपए फालतू जा रहा है। नोएडा अथॉरिटी ने सैंक्शन मांगा, सरकार ने सैंक्शन दिया नहीं, काम बंद हो गया, बचा कुछ मटेरियल और लोग चुरा के ले जा रहे हैं। मतलब लोहा चुरा लिया लोगों ने भाई, अड़ोस पड़ोस के लोगों ने, ठीक है। एंड इट हैपेंस एवरीवेयर इन इंडिया। एक डैम का नाम सुना होगा आपने, टिहरी डैम, है ना, वर्ल्ड का 5th लार्जेस्ट डैम है वो, रॉकफिल डैम है, एक पहाड़ दूसरा पहाड़, उसके बीच में पत्थर भरे गए और गंगा नदी को, भागीरथी नदी को बांधा गया। 1957 में वो डैम प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, ठीक है, और उसकी जो कॉस्ट थी करीब करीब 900 करोड़ रुपया थी, जब वो खत्म हुआ 60,000 करोड़ में खत्म हुआ वो, ठीक है। अच्छा एक चीज और समझिएगा, उससे पहले
उस डैम के आसपास वाले एरिया में क्या होता था, घर जो थे ना वो पुराने स्टाइल के थे, वो स्लेट के पत्थरों के घर होते हैं, खपरेलों वाले वैसे घर थे। जब तक डैम बनना पूरा हुआ, उस पूरे डिस्ट्रिक्ट में हर घर सीमेंट का बन गया। तो डैम में जो सीमेंट लगनी थी बेच दी डैम वालों ने, और आसपास का हर घर सीमेंट का बन चुका है। दिस आई हैव सीन विद माय ओन आईज, क्योंकि मेरे घर के बहुत पास है वो। तो आप देख रहे हैं, सोचो जो सीमेंट डैम में लगना चाहिए था, उससे क्या हुआ, पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर घर सीमेंट के बने। वो तो समझ सकते हैं। अब किसी दिन अगर गड़बड़ हो गई तो सिर्फ और सिर्फ 7 मिनट के अंदर अंदर हरिद्वार ऋषिकेश 250 फुट पानी के अंदर चला जाएगा, अगर वो डैम गया तो। और सीमेंट मजबूती के लिए था। एनीवे, लेट्स कम टू द पॉइंट हियर। तो पुल बनाने का प्रोजेक्ट था, प्रोजेक्ट डिले हो गया, आपकी पार्टनरशिप खत्म हो गई, लेकिन पुल बनना खत्म तो नहीं होगा ना, आप फिर से रिकॉन्स्टिट्यूट करेंगे, नया बनाएंगे। या याद है, अमलगमेशन ऑफ वन पार्टनरशिप विद अदर फर्म। बिजनेस तो चलता है, एबीसी थे, पीक्यूआर थे, एबीसी पीक्यूआर, अब एक नया पार्टनरशिप बन, ये रिकॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। अब जरा पढ़ते हैं डिटेल में। अब हमारा असली मुद्दा आ रहा है, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म या डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। नाम बिल्कुल क्लियर है, सिर्फ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बोलेंगे तो पार्टनरशिप का रिलेशनशिप खत्म हो रहा है, लेकिन अगर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म बोलेंगे तो बिजनेस बंद हो रहा है। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म कब कब हो सकता है, यानी कि बिजनेस कब कब बंद हो सकता है, उसकी कंडीशन है। पहली दो हेडिंग में पढ़ेंगे हम, विदाउट इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट, मतलब कोर्ट का कोई इंटरवेंशन नहीं है, पार्टनर्स ने मिलजुल कर क्या कर दिया, बिजनेस को बंद करा। कब कब हो सकता है वो देखेंगे। और एक होता है विद इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट, बहुत इंटरेस्टिंग है, काफी मजेदार है, आप देखेंगे इसको। सेक्शन 40 है डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट। फर्म बंद हो रही है और एग्रीमेंट से हो रही है। एक कंडीशन है, विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। हमने बोला एक पार्टनर चला जाता है, बिजनेस चलेगा, लेकिन जब सारे के सारे पार्टनर मिलकर डिसाइड करते हैं कि चलो बिजनेस को बंद किया जाए, नो मोर प्रॉफिटेबल, तो क्या हो जाता है, ये डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट है। सेक्शन 40 है, एक कंडीशन। और दूसरी कंडीशन, इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। पार्टनर के बीच में ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ था कि अगर बिजनेस को बंद करना है तो कैसे करेंगे, इसके हिसाब से आगे चलते हैं। तो इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स, क्या हुआ भाई, कंपल्सरी डिसोल्यूशन सेक्शन 41 है। ये सेक्शन ध्यान रखना है सीयूटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। सेक्शन 39 ध्यान रखना है सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से। व्हेन ऑल द पार्टनर्स और all but one partner become insolvent, rendering them incompetent to sign a contract। एक पार्टनर को छोड़कर ये सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए। जब सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट होते हैं, दे लूज राइट टू कॉन्ट्रैक्ट, मतलब वो किसी कॉन्ट्रैक्ट पे साइन नहीं कर सकते क्योंकि वो इंसॉल्वेंट होते हैं। आपको मालूम है विजय माल्या, नीरव मोदी इंसॉल्वेंसी से क्यों भाग रहे हैं? अगर वो इंसॉल्वेंट हो गए तो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी नया टाइप वगैरह कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इंसॉल्वेंसी की कगार पे खड़े हैं वो। और इंसॉल्वेंसी की कंडीशंस स्ट्रिक्ट होती हैं। जब तक इंसॉल्वेंसी का पूरा प्रोसेस नहीं होता, तब तक समझ लीजिए यू डोंट हैव एनी लीगल आइडेंटिटी। ना प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, ना बेच सकते हो, ना कोई एग्रीमेंट साइन कर सकते हो, बैंक अकाउंट नहीं खुलवा सकते हो, वोट वोट जो होता है ना, अगर वोटर आई कार्ड भी नहीं तो वो भी नहीं बन सकता आपका, सब कुछ खत्म हो जाता है आपका। तो अगर एक पार्टनर इंसॉल्वेंट नहीं है, आउट ऑफ 4 एक पार्टनर सॉल्वेंट, 3 पार्टनर इंसॉल्वेंट, तो पार्टनरशिप तो वैसे ही खत्म हो गई। पार्टनरशिप में क्या होना चाहिए, सारे के सारे पार्टनर सॉल्वेंट होने चाहिए ना, और कम से कम 2 तो सॉल्वेंट होने चाहिए। मान लो 4 में से 2 सॉल्वेंट हैं, 2 के पास कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट है, तो क्या हो जाएगा, बिजनेस तो चलेगा ना फिर भी। लेकिन 4 में से 3 अगर इंसॉल्वेंट हो गए तो बिजनेस कैसे चलेगा भाई? तो ये कंडीशन कहलाती है कंपल्सरी डिसोल्यूशन की। नंबर 1, व्हेन द बिजनेस ऑफ द फर्म बिकम्स इलीगल। आप राइस मर्चेंट हैं, आप दुनिया के दूसरी जगहों पर बासमती राइस, नॉन बासमती राइस क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। सरकार ने बासमती राइस के अलावा बाकी राइस को बेचने में क्या लगा दी, रोक लगा दी। लेकिन आप चोरी छुपे क्या कर रहे हो, ग्रीस को भेज रहे हो, रशिया को भेज रहे हो, यूक्रेन को भेज रहे हो चावल। हो गया ना आपका बिजनेस इलीगल, फंस गए आप। तो अगर आपका बिजनेस क्या हो जाए, इलीगल हो जाएगा, तो बिजनेस कंपल्सरीली क्या हो जाना पड़ेगा, बंद होना पड़ेगा। हाउएवर अगर बैन हट जाए तो ठीक है। तो इसीलिए क्या करती है कंपनीज, अगर बैन लग गया
तो काम करना बंद कर देती हैं, ठीक है, और अगर करती हैं तो स्पेशल परमिशन से करती हैं। लेकिन अगर बैन है और फिर भी ट्रांजेक्शन्स करती हैं, इलीगल हो जाओगे, इलीगल हो जाएगा, लीगल कंप्लायंसेस फेस करने पड़ेंगे और बिजनेस ऑटोमेटिकली बंद होगा। तो अगर बिजनेस और फ्यूचर, अगर आपको लगता है कि भाई बिजनेस इलीगल डिक्लेयर हो गया और नियर फ्यूचर में कोई चांस नहीं है, आप देख रहे हैं इंडिया ने राइस एक्सपोर्ट करना बंद करा, 40% एक्सपोर्ट करता है वर्ल्ड का, और जगह जगह क्या हो चुकी है, चीख पुकार मच गई। क्यों? हिंदुस्तानी हर जगह क्या कर रहे हैं, कनाडा में क्या, यूके में क्या और यूएस में क्या, चावल इकट्ठा कर रहे हैं। बिना चावल के तो दिन चलता नहीं किसी का। लेकिन वैसे भी बहुत सारे देश ऐसे हैं जो टोटली इंडिया के चावल पे डिपेंडेंट होते हैं। क्राइसिस की सिचुएशन आ गई है, लेकिन हमें अपने देश का भी ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। When some event has taken place which makes it unlawful for the partners to carry on the business of the firm in partnership, जैसे मान लिया जाए आपकी फर्म में रशियन पार्टनर भी हैं, यूक्रेनी पार्टनर भी हैं, पाकिस्तानी पार्टनर भी होता ना, इंटरनेशनल पार्टनरशिप चलती थी आपकी। अचानक आपका पाकिस्तान के साथ लड़ाई अगर छिड़ गई और चाइना के साथ भी लड़ाई छिड़ गई, और ऐसे में क्या होता है, वो हमारे लिए बन जाते हैं एलियन एनिमी। और एनिमी अगर आपकी फर्म में है तो वो पार्टनरशिप फर्म आपको क्या करनी पड़ेगी, बंद करनी पड़ेगी, खत्म करनी पड़ेगी विद इमीडिएट इफेक्ट। वो कंट्री जिसके साथ आपकी वॉर छिड़ गई है, पीस में तो कोई फर्क नहीं, पाकिस्तान के साथ बिजनेस चलता है, वॉर छिड़ गई है और आपके 3 पार्टनर पाकिस्तान रहते हैं, एक आप हिंदुस्तानी पार्टनर हो, एक रशियन, एक चाइनीज पार्टनर है, 5 पार्टनर हो, बिजनेस बंद करना पड़ेगा तुरंत से। क्योंकि क्या हो गया, वॉर छिड़ चुकी है। और अगर हम किसी के साथ वॉर में एंगेज होते हैं, उस कंट्री के साथ बिजनेस अब्रप्टली क्या होता है, बंद हो जाता है, और तुरंत से आपको बिना किसी ऑर्डर के खुद ही बंद करना पड़ता है, वरना कॉन्सिक्वेंसेस झेलने के लिए तैयार रह जाइए। ये कंपलसरी पार्टनरशिप था। सेक्शन कौन सा था, 41। आगे बढ़ते हैं। ऑन द हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटीजेंसीज, अब जरा ध्यान से देखना, कुछ लाइनें मैंने ना डार्क बोल्ड कर रखी हैं। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये लाइन नहीं होगी तो अर्थ का अनर्थ बन जाता है। ऑन द हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटीजेंसीज, सेक्शन 42 है, सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। जरा सुनना मेरी बात, अगर पार्टनरशिप के एग्रीमेंट में ये सब था तो इन सब के होने से बिजनेस बंद हो जाएगा। लेकिन अगर पार्टनरशिप के एग्रीमेंट में ये कंटेंट नहीं था तो इनके होने से भी बिजनेस बंद नहीं होने वाला। देखें कैसे, दिखाता हूं मैं। सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स, दैट इज इफ द पार्टनरशिप डीड सो प्रोवाइडेड फॉर, अ फर्म डिसॉल्व कब होती है, इफ कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर अ फिक्स टर्म बाय द एक्सपायरी ऑफ दैट टर्म। हमने ऊपर पढ़ा था ना, पार्टनरशिप टाइम पीरियड की थी, टाइम पीरियड खत्म हुआ तो नया पार्टनरशिप एग्रीमेंट बना लीजिए। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है क्या कि एक टर्म खत्म हुआ तो बिजनेस बंद होगा, फिर नया शुरू होगा, तो आपको बिजनेस बंद करना पड़ेगा, अगर ये पार्टनरशिप डीड में मेंशन है तो। अगर ये पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं है तो लिमिटेड पीरियड खत्म होने के बाद भी आपकी पार्टनरशिप चल सकती है। हमने क्या लाइन लिखी है, सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइडेड मेंशन इन द पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है तब होगा ये बिजनेस बंद, अदरवाइज नहीं, अदरवाइज चलता रहेगा, ऊपर पड़ा था चलता रहेगा बिजनेस। दूसरी कंडीशन, if constituted to carry out one or more ventures and by the completion thereof, आपने पुल बनने का कॉन्ट्रैक्ट लिया, वो बन गया, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, अपना पार्टनरशिप को रिकॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं। लेकिन डीड में लिखा हुआ था कि काम पूरा हो जाए, पार्टनरशिप भी बंद और बिजनेस भी बंद, तो बिजनेस क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व हो जाएगी। गॉट इट? हाँ जी, सेम है। नहीं, वो तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट बदलोगे तो उसके लिए चेंज होता है, फिर उसके लिए अलग प्रोसेस होता है, वो तो बचपन में पढ़ा होगा आपने बिजनेस स्टडीज में। और आगे चलते हैं। अब मुझे बताइए, मैंने ये एग्जांपल लिया था ना, डेथ ऑफ अ पार्टनर लिया था आपके सामने एग्जांपल, डेथ ऑफ अ पार्टनर। डेथ ऑफ अ पार्टनर में क्या बिजनेस बंद हो जाता है? नहीं ना, रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है ना। लेकिन क्या लाइन है यहाँ पर, क्या लाइन है, इफ द पार्टनरशिप डीड सो प्रोवाइडेड फॉर। पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है, पार्टनरशिप डीड में क्या लिखा हुआ है, क्या कि आपका बिजनेस बंद हो जाएगा अगर एक पार्टनर की भी डेथ होती है तो बिजनेस बंद करना पड़ेगा। लेकिन इन रूटीन केस एक पार्टनर की डेथ होने से रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, बिजनेस बंद नहीं होता है। तो कब बिजनेस बंद होगा, जब डीड के अंदर लिखा होगा तब। तो वो लाइन लगानी है ऊपर, इफ प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप डीड, डेथ में भी बिजनेस क्या हो सकता है, बंद हो सकता है, अदरवाइज नहीं होता, अदरवाइज तो रिकॉन्स्टिट्यूशन है। और आगे चलते हैं। बाय एडजुडिकेशन ऑफ अ पार्टनर एज एन इंसॉल्वेंट, हमने बोला कि सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए तो कंपलसरी बंद होगा।
लेकिन अगर एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो तो थोड़ी बिजनेस बंद होगा, उसे हटाइए, रिकॉन्स्टिट्यूशन कर दीजिए। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड कहती है कि इवन इफ सिंगल पार्टनर गॉट इंसॉल्वेंट, बिजनेस को क्या करना है, बंद करना है, तो आपको क्लोज करना पड़ेगा। ये सारे केसेस कौन कौन से थे? विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ कोर्ट। अब कोर्ट का इंटरफेरेंस कब आता है, आइए देखें जरा। विद द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट का, और सेक्शन 44 है, काफी इंपॉर्टेंट है। इस पर क्वेश्चन आते हैं 3 नंबर का, आया था एक बार कंपार्टमेंट में 3 नंबर का क्वेश्चन। स्टेट वेरियस कंडीशंस वेयर डिसोल्यूशन इज कंपलसरी विद द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट। अब जरा समझना, एक छोटी सी बात समझिए कि अमय है, अश्मित है, तनिष है और अविशी, ये चारों पार्टनर हैं, ठीक है। अश्मित जो है थोड़ा दबंग टाइप का आदमी है, जो मन में है वो कर लेता है, बिजनेस से पैसा निकाल लेता है। बिजनेस का गारमेंट का बिजनेस था, दुकान इनके शोरूम के सामने नया शोरूम खोल लेता है, सारे डिजाइन चुरा लेता है, डील अपने हाथ में कर लेता है। बाकी लोग कहते हैं मत करो इसको, ये कहता है मैं तो करूंगा, जिसे जो है, जिसे जो करना कर ले, जिसे जो उखाड़ना उखाड़ ले, मैं तो करूंगा। ये सब डिसाइड करते हैं कि अश्मित को पार्टनरशिप फर्म से निकाला जाए, लेकिन उसको निकालने के लिए अश्मित की कंडीशन कंसेंट भी तो चाहिए। अश्मित क्या कहता है, निकाल के दिखा दो, मैं तो एग्री हुई नहीं भाई, इसने भी कानून पढ़ा हुआ है, पढ़ा था ना फंडामेंटल में। नो पार्टनर कैन बी एडमिटेड और क्या रिटायर्ड विदाउट द कंसेंट ऑफ एवरीबडी। यहाँ मेजोरिटी नहीं चलेगी, तो ये दबंगी दिखा रहा है अपनी। अब क्या करेंगे बताइए, कैसे झेलेंगे उसको? नहीं। अब ऐसे में क्या होगा, आप में से कोई एक पार्टनर विल गो टू कोर्ट और कोर्ट को बोलेगा देखो माई बाप दबंग आदमी है, कहना मानता नहीं है, इसे निकाल सकते नहीं है, और ये बिजनेस का बैंड बजा रहा है, इसे निकालिए, प्रूफ दे के करेंगे। तो मुझे बताइए, कोर्ट को सपना थोड़ी आएगा कि ये दबंगी कर रहा है। जब तक आप में से कोई कोर्ट में जाकर सूट फाइल नहीं करेगा, तब तक कोर्ट इंटरवेंशन क्यों करेगा भाई? तो सी फर्स्ट लाइन, क्या लाइन लिखी है? एट द सूट ऑफ अ पार्टनर। समझ रहे हैं? अगर पार्टनर कोर्ट में नहीं जाएगा तो कोर्ट कुछ नहीं करेगा। भाई बताइए, हिंदुस्तान में 3 करोड़ से ज्यादा मुकदमे तो पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, मतलब टोटल, नॉट सुप्रीम कोर्ट, एंटायर जुडिशियरी में 3 करोड़ से ज्यादा, मालूम है? नहीं पता। 3 करोड़ से ज्यादा मुकदमे, केसेस पेंडिंग है। रफ एस्टिमेट है, ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो क्या कोर्ट के पास इतना टाइम है कि लुक पार्टनर भाई साहब तुम्हारा एक पार्टनर दबंग है? नहीं। तो एक लाइन ऊपर लिखिए सबसे जरूरी, एट द सूट ऑफ अ पार्टनर। अगर कोई पार्टनर कोर्ट में जाके अपील करे, तब जाके कोर्ट क्या करेगा, इंटरवेंशन करेगा। तो पहली कंडीशन क्या है, व्हेन अ पार्टनर बिकेम इनसेन, पागल हो गया, एक पार्टनर पागल हो गया, बौरा गया, पगला गया, है ना, इनसेन हो गया भाई। इनसेन कहते हैं जैसे तुम आपस में एक दूसरे को कहते हो आर यू इनसेन, जैसे अभिषेक कई बार बोलती है आर यू इनसेन। इनसेन क्या हो गया, लूनेटिक हो गया बंदा। किसे कहते हैं लूनेटिक? नहीं पता। देखो, चंद्रमा, मून, लूनर इक्लिप्स सुना होगा ना आप लोगों ने। तो चंद्रमा जो होता है, जैसे जैसे उसकी कलाएं बढ़ती है, मतलब जैसे फुल मून होता जाता है ना, वैसे वैसे लूनेटिक लोगों के अंदर जो होती है भावनाएं ज्यादा उछाल मारती है। आपने देखा होगा ना, सी टाइड जो होती है, क्या होता है, फुल मून में क्या होती है, ऊपर की तरफ आती है, और जब मून नहीं होता क्या होती है, नीचे। तो अरे मजाक थोड़ी करो, सच में होता है ऐसा। तो लूनेटिक व्यक्ति क्या होता है, अरे एक मूवी नहीं थी, वुल्वरिन थी, क्या थी वो, जिसमें जैसे जैसे चांद निकलता है वो बंदा भेड़िए से वेम्पायर बन जाता, क्या बोलते हैं उसको, वेन हेल्सिंग क्या था, वेयरवुल्फ था, पता नहीं क्या था। नहीं होता, अच्छा खासा इंसान होता है, जैसे चांद अपने पूरे शबाब पे होता है, बंदा क्या बन जाता है, वेयरवुल्फ बन जाता है। अब सोचिए, मान लो हमारा गोलू है, उसके अंदर वो कलाएं हैं, जैसे ही चंद्रमा पूरे उफान पे आएगा, गोलू भेड़िया बन जाता है, और सब इसे बोलते हैं चलो भाई कॉन्ट्रैक्ट साइन करो, कहता आओ तुम्हारा खून पीऊंगा पहले फिर साइन करूंगा। तो ऐसी कंडीशन में हाउ विल यू कंटिन्यू द बिजनेस? अच्छा सुनिए, अब जब ये अपने असली रूप में आ जाता है, हम बोलते हैं भाई साहब चंद्रमा की, पूर्ण चंद्रमा की रात में आप ना भेड़िया बन जाते हो, प्लीज क्या करो, पार्टनरशिप से हट जाओ, हमें आपको देखिए बहुत डर महसूस होता है उस दिन। कहता है ऐसी कैसी बात है, नहीं हटता है। क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू प्रूव इन द कोर्ट ऑफ लॉ कि ये भाई साहब जो है इनसेन है, अनस्टेबल माइंड के हैं, और चंद्रमा की, पूर्ण चंद्रमा की रात में भेड़िया बन जाते हैं।
हाँ, ये वकील साहब बताएंगे कैसे प्रूफ होता है, किसी व्यक्ति को पागल कैसे प्रूफ किया जाता है। मेडिकल टेस्ट होते हैं, मेडिकल टेस्ट। एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड अप्लाइड साइंसेस, दिलशाद गार्डन में, वहां साइको एनालिसिस होते हैं उनके, टेस्ट होते हैं उनके, और उसके बाद डिक्लेयर हो जाता है पगल, निकालो उसे बिजनेस से। आई एम जस्ट मतलब मजाक कर रहा हूँ, सीरियसली मत लेना। लेकिन कंडीशन यही होती है कि अगर आपका पार्टनर इंसेन हो जाए और कोई पार्टनर कोर्ट में अपील करे कि जी ये पार्टनर इंसेन हो चुका है, अब इनके साथ बिजनेस चलाना खतरनाक है, डेंजरस है, और पार्टनरशिप बिजनेस को बंद करिए। कोर्ट अगर एक्सेप्ट कर लेता दलीलों को और उसको लगता है कि प्रूफ जस्टिफाइड है, तो बिजनेस क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा इंसेन होने पे। बोलिए, अरे बोलो भाई, सुनो ना, अगर आप चारों चाहते हैं कि इन्हें निकालकर हम अपना बिजनेस चलाएं आगे, तो कोर्ट उसकी भी परमिशन देगा। हमने बोला ना कि अगर पार्टनर चाहे तो कोर्ट में मुकदमा डालता है कि बिजनेस बंद करना है जी, हमें तो बंद ही करना है, तो बिजनेस बंद हो जाएगा ना फिर। अगर आप कोर्ट में अपील कर रहे हैं कि इन्हें निकाल दिया जाए, हम अपना बिजनेस चलाएंगे, तो शायद वो भी हो सकता है। हम तो कंडीशन बोल रहे हैं, पार्टनरशिप फर्म कब बंद हो सकती है, पार्टनर ने एक कोर्ट में केस फाइल किया कि ये पार्टनर इंसेन है, अब हमें बिजनेस बंद करना है, तो बिजनेस बंद हो जाएगा, चाहे वो एक पार्टनर अपील करे या सारे मिलकर अपील करें। ठीक है, और कोर्ट जाने की नौबत क्यों आती है, क्योंकि आपको मालूम है वो क्लॉज जिसमें सबकी परमिशन से बिजनेस बंद होगा, सबकी परमिशन से बिजनेस चालू होगा, सबकी परमिशन से एडमिशन होगा, सबकी परमिशन से रिटायरमेंट होगा। एक बी सी डी पार्टनर है, डी कहते हैं मुझे रिटायर होना है, मैं बुजुर्ग हो गया, एबीसी कहते हैं अभी कैसे चला जाएगा, नहीं भाई, रिटायर मना करते हैं करने से, तो क्या करेगा, वो चाहता है हेल्थ कॉजेज पे, मैं नहीं करना चाहता पार्टनरशिप में काम, वो कहते हैं हम तुम्हें जाने ही नहीं देंगे, क्या करेगा बेचारा, फिर कोर्ट ही तो जाएगा। ये कंडीशन है और कोई नहीं है। हाँ, पार्टनरशिप में लफड़े बहुत हैं, इसलिए क्या करो, अपना स्टार्टअप खोलो और कंपनी चलाओ सीधी। आगे चलते हैं। नाउ इफ व्हेन अ पार्टनर बिकम्स परमानेंटली इनकेपेबल ऑफ परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज एज अ पार्टनर, भाई आपने देखा ना साउथ इंडियन फिल्मों में क्या होता है, एक विलेन का छोटा भाई होता है, जिसे हीरो बहुत पीटता है, वो कोमा में चला जाता है, उसकी सिर्फ आंखें चलती हैं, वो पहचानता है लेकिन हाथ वाथ से इशारा नहीं करता, हीरो उसके सामने बार बार जाता है, वो आंखों से इशारा करता है। मतलब समझ लीजिए, एक पार्टनर आपका मेडिकली क्या हो गया, कोमा में चला गया। ये ठीक है, शोले देखी थी ना, शोले, शोले मूवी नहीं देखी थी? हाँ, शोले मूवी में ठाकुर होते ना, ठाकुर बिना हाथ वाले, तो किसी ने आपके पार्टनर के दोनों हाथ काट दिए, चॉप कर दिए, और बेचारा कॉन्ट्रैक्ट कैसे साइन करेगा, जीभ से साइन करेगा, पैड से साइन सर करेगा? बट उस फिल्म में ना उसके हाथ दिख गए थे थोड़े से। ये भगवान कैसी बातें कर रहे हैं, सोचो कौन बोला होगा, अभी कौन बोला होगा, नैतिक बोला होगा, देखो नैतिक बोल रहा है, ये कह रहा है कि उस फिल्म में ना ठाकुर के हाथ दिख जाते हैं पीछे से। हाँ हम सर क्या बोल दिखे रहे हैं, थे सर। पार्टनर फिजिकली इनकेपेबल है अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करने के लिए। मार्केटिंग मैनेजर था एक पार्टनर, ठीक है, फटफटी में जा रहा था, ट्रक ने टक्कर मारा, एक्सीडेंट हो गया, कोमा में लेट गया, कौन करेगा मार्केटिंग अब? बोल तो रहा हूं, सबकी परमिशन से निकालोगे ना, कोमा वाले की परमिशन कैसे लाओगे, अंगूठा लगाओगे कांपते हाथों से, कैसे निकालोगे उसे? नहीं। तो ऐसे में आप लोग कोर्ट को अपील करेंगे कि भाई ये पार्टनर क्या है, फिजिकली डिसेबल है, परमानेंटली इनकेपेबल है, हमें बिजनेस बंद करने की परमिशन दीजिए। अबे कोमा में है, कोमा में है, तो फिर जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना कोर्ट जाने की, अगर ठीक हो गया तो। हम तो बोल रहे हैं कि एक्सट्रीम कंडीशन लेके चल रहे हैं, भाई कोर्ट क्यों जाएगा व्यक्ति तब, इसलिए तो जाएगा। पानी, चलो आगे देखिए। इफ अ पार्टनर इज अ गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट विच इज लाइकली टू एडवर्सली अफेक्ट द बिजनेस ऑफ द फर्म। अश्मित ने क्या किया, अपनी पार्टनरशिप फर्म के सामने नया शोरूम खोल दिया, सारी वैरायटी वहां रख दी, बार बार बोलते मत कर ऐसा, कहता मैं तो करूंगा। अब बाकी पार्टनर क्या करेंगे, तो सुनता किसी की नहीं है, बाकी पार्टनर रिक्वेस्ट करते हैं कि भैया इस बिजनेस को बंद किया जाए, हमारा इससे प्रिंट छुड़ाया जाए। ऐसी कंडीशन में भी आप, लेकिन अगर पार्टनर शिकायत नहीं करेंगे ना कोर्ट को, तो कुछ नहीं होने वाला। हमने ऊपर एक लाइन लिखी है, एट द सूट ऑफ अ पार्टनर, ये ध्यान रखना। When a partner persistently commits breach of partnership agreement,
एक पार्टनर दो बार बार कॉन्ट्रैक्ट तोड़ते हैं, बार बार एग्रीमेंट तोड़ते हैं, बार बार बोलने के बाद भी नहीं सुधरते हैं, ना अपना एटीट्यूड ठीक करते हैं, नहीं करते। तो ऐसी कंडीशन में अगर कोई पार्टनर परेशान होकर कोर्ट जाएगा कि देखिए बार बार एग्रीमेंट टूटता है फैक्ट एंड फिगर के साथ, तो कोर्ट परमिशन दे देगा, चलो भैया बिजनेस बंद करो। और आगे चलते हैं। ABCD 4 पार्टनर हैं, जिसमें से एक पार्टनर का सिर्फ और सिर्फ यही काम है पार्टनरशिप फॉर्म, बाकी के 3 पार्टनर फिल्दी रिच हैं। बिजनेस बिजनेस जो है आपका लॉस के अलावा ठीक चल ही नहीं सकता। तो बाकी पार्टनर तो फाइनेंशियल लॉस झेल सकते हैं, लेकिन ये पार्टनर नहीं झेल सकता। और बिना सबकी परमिशन के बिजनेस बंद भी नहीं हो सकता। तो क्या करेंगे फिर? वो जो पार्टनर है जिसे लॉस नहीं झेलना, वो क्या करेगा? कोर्ट जाएगा, बोलेगा बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं है, बंद करिए। ऐसी कंडीशन में इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट से बिजनेस बंद होता है। आगे चलते हैं। When on any ground court regards dissolution to be just and equitable, कोई भी कंडीशन जिसे बिजनेस मान के चलता है कि जस्ट एंड इक्विटेबल है, कि भाई हाँ बिजनेस बंद करना ही सबके फायदे में है, तो कोर्ट उसको बोल सकता है। सेक्शन 44 काफी, हाँ अच्छा एक और चीज समझिए। मान लिया अमय पार्टनर है, ये चारों पार्टनर थे। अमय क्या करता है कि अपने बेटे को बोलता है कि आज से ये मेरी जगह पे पार्टनरशिप में बैठेगा। बाकी पार्टनर कहते हैं नहीं नहीं ऐसे कैसे हो सकता है। कहता नहीं भैया, मैंने तो विल बना लिए, सब कुछ दे दिया इसको। अब चाहे वो विल बना ले, सब कुछ दे दे, लेकिन तब भी बिना इनकी कंसेंट के तो पार्टनर बन नहीं सकता ना। ठीक है, और ये अटा हुआ बिल्कुल। और यहाँ देखिए लीगली टेक्निकल प्रॉब्लम फंस गई है। अपने सारे इंटरेस्ट, अपने सारे अधिकार, सारे राइट उसने अपने बेटे को दे दिए। उसमें उसने ये भी बोल दिया कि मेरी जगह पे पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनरशिप का रोल प्ले करेगा। और पार्टनरशिप का एग्रीमेंट क्या कहता है? जब तक सबकी कंडीशन कंसेंट ना हो तब तक नहीं बनेगा। ये अड़ा है पार्टनर बनाने पे, वो है ना बनाने पे, तो कंट्रोवर्सीज राइज हो जाएंगी। तो ऐसे में क्या जाना पड़ेगा? कोर्ट जाना पड़ेगा, फिर कोर्ट फैसला देगा जो देना है। गॉट इट? ये कंडीशन थी। क्या है कंडीशन ये? व्हेन अ पार्टनर हैज ट्रांसफर्ड द होल ऑफ हिज इंटरेस्ट इन अ फॉर्म टू अ थर्ड पार्टी, अपनी लीगल इलीगल मूवेबल इमूवेबल सारी प्रॉपर्टी उसने किसके नाम कर दी? अपने सारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट किसके नाम पे कर दिए? अपने बेटे के नाम पे कर दिए, अपने भाई के नाम पे कर दिए, अपने दोस्त के नाम पे कर दिए। और वो आ जाता झंडा लेके, भाई मैं बनूंगा यहाँ का पार्टनर। ऐसी कंडीशन में क्या होगा? कंट्रोवर्सीज कौन पूरी करेगा? ठीक करेगा उसे कोर्ट, ठीक करेगा। दैट इज देयर। ठीक है, चलिए। तो आपने देखा मोटा मोटा कि पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म दोनों में अब ये डिफरेंस पे भी क्वेश्चन आता है एक बार। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, कभी भी अकाउंटेंसी में अगर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन लिखने वाला है डिफरेंस वाला, तो उसे बेसिस ऑफ डिफरेंस के साथ करेंगे। एमसीक्यू में तो कोई पंगा ही नहीं है, सिर्फ आपको आंसर लिखना है, फिल इन द ब्लैंक्स में आंसर लिखना है। लेकिन अगर डिफरेंशिएट बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक रिलेशनशिप, तो पहले आप लिखेंगे इकोनॉमिक रिलेशनशिप, फिर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। नहीं करेंगे आधा नंबर कट जाएगा। बेसिस ऑफ डिफरेंस अगर क्वेश्चन पेपर में गिवन भी है, अकाउंटेंसी बिजनेस स्टडीज में ध्यान रखना, तो भी लिखना है। तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रखना है इस पे, बिजनेस कब बंद होता है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में या पार्टनरशिप फॉर्म में? कब बंद होता है बिजनेस? फॉर्म में। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में बिजनेस क्या इज नॉट टर्मिनेटेड या क्लोज्ड, लेकिन यहां बिजनेस क्या हो जाता है? टर्मिनेटेड या क्लोज हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। सेटलमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, लायबिलिटी का सेटलमेंट और एसेट्स का क्या सेल, ये कौन सी कंडीशन में होता है? डिसोल्यूशन में या सिर्फ पार्टनरशिप में? बेटा पार्टनरशिप में पता है क्या होता है? रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज होता है और रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स होता है। लेकिन यहां सेल या रियलाइज होती है और लायबिलिटी पे ऑफ हो जाती है। डिफरेंस पता चला? अगला बोलते हैं, कोर्ट का इंटरवेंशन कहां होता है बताइए? कोर्ट डज नॉट इंटरवीन बिकॉज पार्टनरशिप इज डिसॉल्व्ड बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। रिकॉन्स्टिट्यूशन में कोर्ट का कोई रोल नहीं होता। कोर्ट का रोल कहां होता है? जहां बिजनेस बंद करना होता है। दूसरी कंडीशन में इकोनॉमिक रिलेशनशिप कहां बंद होते हैं और कहां चेंज होते हैं? जब पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन होता है, इकोनॉमिक रिलेशनशिप गेट्स चेंज्ड, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बदल गई। लेकिन जब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म है,
इकोनॉमिक रिलेशनशिप कम्स टू एन एंड, बंद, खत्म हो जाएगा। बुक्स कहाँ क्लोज होती हैं? पार्टनरशिप में बुक्स क्लोज नहीं होती हैं। आपने देखा, रिवैल्यूएशन बनाएंगे, कैपिटल बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे, और फिर अगले साल से ट्रेडिंग, प्रॉफिट लॉस, सारा काम शुरू कर देंगे। लेकिन यहाँ क्या होगा? बुक्स क्लोज, एसेट्स बेची जाएंगी, लायबिलिटीज पे ऑफ करी जाएंगी, और पार्टनर अपना अपना पैसे लेके अपने घर चले जाएंगे। तो बुक्स कहाँ क्लोज होती है? डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में होती है। इफेक्ट, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मे और मे नॉट इन्वॉल्व डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। एक पार्टनर चला गया, दो चले गए, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है। बिजनेस बंद नहीं होता। बिजनेस कब बंद होता है? जब सारे पार्टनर डिसाइड करें कि हाँ अब इसे बंद करना है, तब बिजनेस बंद होता है। हाँ, मे और मे नॉट हो सकता है, लेकिन वहां डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में कंपल्सरीली क्या होता है? बिजनेस बंद होना होगा आपका। तो ये 6 पॉइंट ऑफ डिफरेंस के जो है, कोई भी एक वन मार्कर में बोलकर आपके पास यहाँ आ सकता है। ठीक है जी, थोड़ा थ्योरी ज्यादा हो गया। मैं 5 मिनट का ब्रेक दे रहा हूं, तब हम बाकी का थ्योरी पार्ट करते हैं। Let us proceed further in the discussion. आइए देखें, थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकल थ्योरी चल रही है अभी। गुड मॉर्निंग। चलिए, अब आ जाइए एक और इंपॉर्टेंट पार्ट जिस पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है। सेक्शन 48, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स है। जो भी आप प्रैक्टिकल करेंगे वो सेक्शन 48 पर रेलेवेंट, सेक्शन 48 के लिए रेलेवेंट होता है। और सेक्शन 48 ए, सेक्शन 48 बी, सेक्शन 48 सी, इस तरह से कर कर आता है। तो सेक्शन 48 भी काफी इंपॉर्टेंट है सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखें जरा, ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेस पहले देख लेते हैं, ऊपर की लाइन पढ़ लेते हैं पहले। इन केस ऑफ अ डिसोल्यूशन, फर्म सीजेस टू कंडक्ट बिजनेस एंड हैज टू सेटल इट्स अकाउंट्स। उस पर्पस के लिए क्या करना पड़ता है आपको? इट डिस्पोज ऑफ ऑल इट्स एसेट्स फॉर सेटिस्फाइंग ऑल द क्लेम अगेंस्ट इट। In the context, it should be noted that subject to agreement among partners, following rules provide section 48 of the Partnership Act shall apply. क्या क्या रूल है, आइए समझते हैं। अगर लॉसेस हो गए फर्म को तो कैसे पूरा करेंगे? सेक्शन 48(1), लॉसेस इंक्लूडेड डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल शैल बी पेड। किसी पार्टनर को पैसा देना है और आपके पास कम पैसा है, तो लॉसेस को फर्स्टली आउट ऑफ प्रॉफिट्स, नेक्स्ट आउट ऑफ कैपिटल ऑफ पार्टनर्स, और लास्टली अगर जरूरत पड़ जाए तो क्या करेंगे? इंडिविजुअली पार्टनर से पैसा मंगाकर हम उस लॉस को पूरा करेंगे। जरा समझिएगा, आपके पास प्रॉफिट था सिर्फ 1 लाख का और आपको लॉस हो गया 10 लाख का। आपने पहले 1 लाख के प्रॉफिट को यूज किया, हाउ मच इज लेफ्ट विद यू? 9 लाख। 9 लाख में आपने पार्टनर्स की कैपिटल को भी उस लॉस को पूरा करने में लगा दिया, क्योंकि अल्टीमेटली लॉस तो पार्टनर को भेज, और वो कैपिटल जो थी सपोज 6 लाख की थी, आउट ऑफ 9 1 चला गया, 6 चला गया, तो कितना बचा? हाँ, 3 लाख। अब ये जो 3 लाख है फिर भी डेफिशिएंसी रह गई। ये डेफिशिएंसी कौन पूरा करेगा? पार्टनर्स पूरा करेंगे, अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पूरा करेंगे। इसीलिए बोलते हैं पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। क्लियर है? पहला आउट ऑफ प्रॉफिट, फिर आउट ऑफ पार्टनर्स की कैपिटल से, फिर भी शॉर्टेज अगर पूरी गई तो कौन पूरी करेगा उसे? पार्टनर्स पूरा करेंगे अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। मान लो 10 लाख देना है, 5:4 की रेशियो है, ए 5 लाख देगा, बी 4 लाख देगा, सी 1 लाख देगा, ऐसे देंगे। ठीक है, गॉट इट? अच्छा, एक कंडीशन अराइज होती है, मान लिया सी को 1 लाख देना था और सी की प्रॉपर्टी 20,000 की है, तो सी तो इंसॉल्वेंट हो गया। तो इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर इन केस ऑफ डिसोल्यूशन आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। क्वेश्चन अराइज हो सकता है ना कि पार्टनर की पर्सनल प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं और पार्टनर के पास पैसा ही नहीं देने के लिए, अपने घर परिवार को बेचने के बाद उसके पास पैसा नहीं बचता, यानी कि पार्टनर तो इंसॉल्वेंट हो गया। तो इंसॉल्वेंसी जो है डिसोल्यूशन के केस में सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी में छोटा सा पैराग्राफ है, उसे हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब सुनिए जरा, आपने एसेट्स बेची, एसेट्स डिस्पोज ऑफ करी, एसेट्स रियलाइज करी, उससे जो पैसा आया उस पैसे को आप किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं वो देखिए जरा। सेक्शन 48 बी पार्ट कहता है, द अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम सेल ऑफ एसेट्स इंक्लूडिंग any sum contributed by partners to make up deficiencies of capital shall be applied in the following manner. इस पर भी क्वेश्चन बनता है, how will
अमाउंट रियलाइज आफ्टर डिस्पोजल ऑफ एसेट्स विल बी यूटिलाइज। सबसे पहले आप क्या करेंगे, पेइंग द डेट्स ऑफ द फर्म टू द थर्ड पार्टीज। भाई थर्ड पार्टी क्या होती है बताइए, किसको बोलते हैं थर्ड पार्टी? पार्टनरशिप में व्हाट इज फर्स्ट पार्टी? ऑनलाइन में बताएगा कोई? नैतिक नहीं। अच्छा चलो, फर्स्ट पार्टी बिजनेस, सेकंड पार्टी कौन? पार्टनर्स। थर्ड पार्टी कौन? आउटसाइडर्स। पार्टनर की वाइफ हो गई, वो थर्ड पार्टी है। क्रेडिटर हो गए, थर्ड पार्टी है। बैंक जिनसे लोन लिया, थर्ड पार्टी, आउटसाइडर्स। तो सबसे पहले हम किसका चुकाएंगे? नंबर वन, सबसे पहले चुकाएंगे थर्ड पार्टीज का। थर्ड, इस पर नीचे क्वेश्चन आएगा देखना भी। सबसे पहले किसका पैसा चुकाएंगे? थर्ड पार्टी का चुकाएंगे। फिर इन पेइंग ईच पार्टनर प्रोपोर्शनली व्हाट इज ड्यू टू हिम फ्रॉम द फर्म फॉर एडवांसेस एज डिस्टिंग्विश। मतलब जैसे अब देखिए, पार्टनर ने क्या कर रखा है बिजनेस में, एक कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रखी है और एक लोन दे रखा है, लोन दे रखा है। तो समझिएगा, सबसे पहले पार्टनर्स की वाइफ का लोन चुकाएंगे, फिर पार्टनर्स का लोन चुकाएंगे, और जो फिर पैसा बचेगा उससे पार्टनर्स की कैपिटल को वापस करेंगे। फिर भी बच जाएगा अगर, तो उनको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे, फिर तो प्रॉफिट है उसके लिए। आपने थर्ड पार्टी लायबिलिटी चुका दी, आपने पार्टनर का लोन पे कर दिया, आपने पार्टनर की कैपिटल का पैसा भी वापस कर दिया, फिर भी पैसा बच गया, दैट विल बी डिवाइडेड अमंग पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अभिषी क्या बोला मैंने? मैंने क्या बोला बताओ ना दोबारा से। शी इज गोइंग टू आस्क। क्यों नहीं सुना तुमने? क्या बात डाउट है बताइए। थर्ड ऑप्शन है इन पेइंग ईच पार्टनर प्रोपोर्शनेटली व्हाट इज ड्यू टू हिम और हर ऑन अकाउंट ऑफ कैपिटल, रेजिड्यू इफ एनी बच जाए उसे पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे। तो अगर लायबिलिटी है, पहले आउट ऑफ प्रॉफिट, फिर पार्टनर की कैपिटल से, और अगर बच जाए तो पार्टनर से इंडिविजुअली लेके हम क्या करेंगे, तब हम उस लॉस को चुकाएंगे। ठीक है, कौन सा वाला बेटा? उसके बाद पार्टनर्स का लोन है उसको वापस करेंगे, फिर पार्टनर की कैपिटल वापस करेंगे। पार्टनर की कैपिटल भी तो फर्म के लिए लायबिलिटी है, और जो बच जाएगा वो सरप्लस है, पार्टनर्स बांट लेंगे। ठीक है जी, ऐसा करते हैं। अच्छा एक और चीज जरा समझना, एक नीचे पैराग्राफ लिखा उसका मैं एक्सप्लेनेशन समझाऊंगा आपको, जरा समझें। एक चीज का हमें ध्यान रखना होता है जो कि बुक्स में ना बहुत क्लियरली मेंशन नहीं कर रखे, जरा समझना। फर्म की लायबिलिटी जो थी वो सपोज 50 लाख रुपए की थी, ठीक है जी। फर्म की एसेट्स रियलाइज्ड रुपीस 40 लाख की, 40 लाख में क्या हो गया, फर्म की एसेट्स रियलाइज हो गई। फर्म का कितना पैसा फर्म का भी देने के लिए रह गया है, 10 लाख रह गया देने के लिए, ठीक है जी। ये 10 लाख कहां से वसूलेंगे? पार्टनर्स की कैपिटल से वसूलेंगे, और फिर भी शॉर्टेज बच जाती है तो कहां से वसूलेंगे? पार्टनर से वसूलेंगे। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, हम ऐसा नहीं है कि फर्म का डेफिशिएंसी थी और पार्टनर के घर जाएंगे, पार्टनर को बोलेंगे चल भाई पैसा निकाल। भाई पार्टनर के अपने लोन भी तो होंगे कुछ पर्सनल कैपेसिटी में, तो जब हम पार्टनर की पर्सनल प्रॉपर्टी यूज कर रहे होंगे फर्म के पैसे को चुकाने के लिए, तो पहली प्रायोरिटी क्या होगी? पार्टनर पहले अपने लोन चुकाएगा, और अपने लोन चुकाने के बाद जो पैसा बचेगा उससे फर्म की लायबिलिटी चुकाएगा। ये नहीं कि पार्टनर के घर गए, उसकी सारी प्रॉपर्टी उठाई और लोन में लगा दी, बिल्कुल नहीं। पार्टनर का पहला राइट क्या है, उसकी पहली ऑब्लिगेशन किसकी तरफ है? अपने लोन की तरफ है, जो उसने पर्सनल कैपेसिटी में लिया है, वो ध्यान रखना है। तो पहले पार्टनर के, इसका मतलब क्वेश्चन पढ़ के क्या लगता है कि भाई पहले आप प्रॉफिट से दो, फिर कैपिटल से दो, फिर जो बच जाए पार्टनर की प्रॉपर्टी उठा बेच दो? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। रियलिटी क्या है, पहले प्रॉफिट से दीजिए, फिर पार्टनर की कैपिटल को यूटिलाइज करिए, है ना, पार्टनर को पैसा ना देके कैपिटल का लोन चुकाइए, और फिर अगर डेफिशिएंसी रहती है तो पार्टनर की पर्सनल प्रॉपर्टी यूटिलाइज करिए। लेकिन वहां एक क्लॉज होता है, पहले पार्टनर की क्या, अपने लोन जो है वो सेटल करेगा, उसके बाद जो पैसा बचेगा उससे फर्म की लायबिलिटी चुकाएंगे। ये ध्यान रखना है। अरे मतलब समझो, ए के ऊपर 5 लाख का लोन था अपना, बी के ऊपर 3 लाख का लोन था अपना, सी के ऊपर 2 लाख का लोन था अपना, 10 लाख का लोन इनका अपनी कैपेसिटी में है, तो पहले ही अपना लोन चुकाएंगे ना। अच्छा, इसके पास मान लो 10 लाख रुपए की एसेट्स थी,
इसके पास 15 लाख रुपए की एसेट्स थी, इसके पास 8 लाख रुपए की एसेट्स थी। तो जब इन्होंने अपने अपने लोन चुका लिए तो इसके पास कितना बचा? 5 लाख बचा इसके पास। इसके पास कितना बचा? 12 लाख बचा इसके पास अपने पास। इसके पास कितना बचा? 6 लाख बचा। इसमें से फर्म की डेफिशिएंसी पूरी करी जाएगी। ये नहीं कि आप इसमें से डेफिशिएंसी पूरी कर लेंगे, बिल्कुल नहीं। तो अगर पार्टनर की पर्सनल प्रॉपर्टी आप यूटिलाइज कर रहे हैं टू पे ऑफ फर्म्स डेट, कौन से वाले अमाउंट से पूरा करेंगे? उसकी ग्रॉस प्रॉपर्टी में से नहीं, उसकी नेट वाली में से। उसकी अपनी लायबिलिटी चुकाने के बाद जो बचेगा उसमें से पे करेंगे, ये ध्यान रखना। तो हाँ बोलिए। तो इंसॉल्वेंट हो जाएगा, वो भी कम पड़ गया तो इंसॉल्वेंट है, जो सिलेबस में नहीं है। अगर मान लिया जाए इसके पास पहले ही अपना नेगेटिव में चल रहा है, तो फर्म का कैसे चुकाएगा? वो इंसॉल्वेंट हो जाएगा। फिर इंसॉल्वेंसी डिसोल्यूशन हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी बताऊंगा आपको मैं, क्योंकि वो एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है, सीयूटी में पूछा जा सकता है। आगे देखेंगे, जरा दिखाता हूँ कहाँ लिखा हुआ है। आगे बढ़े। तो ये जो नीचे पैराग्राफ दे रखा है ना आपके सामने, क्या लिखा हुआ है? Thus the amount realized from assets shall be utilized first to pay off the outside liabilities of firms such as creditor, bank loan, bank overdraft, bills payable, etc. पेज नंबर 2 की लास्ट लाइन पढ़ रहा हूँ। It may be noted that secured loans have precedence over the unsecured loan. Balance should be applied to repay. यहां से भी आपके पास ना क्वेश्चन बन के आ सकता है कि अगर आपने लोन चुकाने तो पहले कौन सा लोन चुकाएंगे? पहले वो लोन चुकाएंगे जो सिक्योर्ड होगा, फिर कौन सा लोन चुकाएंगे? अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड लोन कौन होता है? जिस लोन के अगेंस्ट कोई प्रॉपर्टी मॉर्टगेज कर रखी होती है। अनसिक्योर्ड लोन कौन होता है? जिसके अगेंस्ट कोई प्रॉपर्टी मॉर्टगेज नहीं कर रखी होती है, वो लोन। अच्छा, in the case amount is not adequate enough to pay off such loans and advances, they are to be paid proportionately. The amount left thereafter, it is utilized to settlement of capital account of balances. Then the surplus, if any, divided among partners in their profit sharing ratio. मतलब ऊपर वाले को उसने क्या कर दिया, इस पैराग्राफ में एक्सप्लेन करा है, सीधा एनसीईआरटी से उठा के इसको रखा है। चलिए अब जरा रेलेवेंट क्वेश्चन देखें, जरा कुछ बनते हैं इससे। एबीसी पार्टनर्स थे, प्रॉफिट और लॉसेस को इक्वली बांट रहे थे। वो फर्म को डिसॉल्व करते हैं। डिसोल्यूशन के टाइम पे ए की कैपिटल 50, 40 और सी की कैपिटल दे रखी है। क्रेडिटर 25,000 की है, बी की वाइफ का लोन भी है, ए का लोन भी है। एसेट्स बी की 2,10,000 में। ऑर्डर बताना है, क्या होगा ऑर्डर? आंसर मत देखिए, आपके पास कैपिटल भी है, आपके पास वाइफ का लोन भी है, आपके पास पार्टनर का लोन भी है, और 2,10,000 है। तो किसको पहले पे करेंगे? पहले पे करेंगे वाइफ का लोन, फिर पढ़ेंगे कि फिर किसको देंगे? ए का लोन, और जो बच ए का लोन। पहले वाइफ और क्रेडिटर। वाइफ और क्रेडिटर तो थर्ड पार्टी हो गए ना भाई। पहले वाइफ और क्रेडिटर का हिसाब किताब चुकाएंगे, तो कितना आपके पास हो गया? 35, 20, 60,000 पहले ही चुका लेंगे। फिर रिमेनिंग 30,000, नो 90,000, और 210 में से 90 बचा कितना? 1,20,000। वो 1,20,000 जो है क्या होगा? ए की कैपिटल, बी की कैपिटल, सी की कैपिटल को चुकाने में चला जाएगा। पहले थर्ड पार्टी, फिर पार्टनर का लोन बच जाएगा, उससे क्या करेंगे? पार्टनर्स की कैपिटल को दे देंगे। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि पार्टनर की कैपिटल में सफिशिएंट अमाउंट जाए, सफिशिएंट अमाउंट ना जाए, ऐसे भी हो सकता है। अगला एग्जांपल देखिए, ये सब बोर्ड में आया भी क्वेश्चन है। एग्जांपल नंबर 2, ए एंड बी आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग रेशियो 3:2 की रेशियो में। मिसेस ए ने लोन दे दिया था 20,000 टू द फर्म, एंड ऑल्सो ए और बी ने भी फर्म से लोन ऑब्टेन किया था 10,000 का। फर्म डिसॉल्व हो गई, एसेट्स रियलाइज करी जा रही है 25,000 में। स्टेट द ऑर्डर ऑफ पेमेंट ऑफ मिसेस ए's लोन एंड बी's लोन विद द रीजन इफ देयर वर नो क्रेडिटर्स इन द फर्म। क्या करना चाहिए बताइए? पहले किसे दिया जाना चाहिए? आपने देखा कि मिसेस ए ने लोन दे रखा था फर्म को 20,000 का, और पार्टनर ने किससे भी लोन ले रखा था? बी से भी ले रखा था। तो पहले मिसेस ए का लोन चुकाएंगे, कितना पैसा, कितना आपके पास अवेलेबल है? 25,000, और लोन 20,000 का है। तो पहले किसका पैसा वापस करेंगे? मिसेस ए का लोन का। फिर बचे हुए पैसे किसको देंगे? पार्टली पेमेंट हो पाएगी ना, फिर पूरी तो नहीं हो पाएगी। तो 5,000 दे देंगे उसको, और अगर बाद में देने की बारी आई तो पार्टनर से रिकवरी करके देंगे फिर इसको। कौन सी रेशो में? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में रिकवरी करें, जो भी हो। कंपार्टमेंट में आया था 2010 में क्वेश्चन। 2010 में कितने साल के थे तुम लोग? तुम 13 साल के थे? कौन बोला थे? मतलब फर्स्ट क्लास में होंगे शायद। क्या बात है? हाँ,
भाई समझ, मिसेज ए ने लोन दिया और बी पार्टनर, मिस्टर मत लेना, मिसेज है, धर्म पत्नी है भाई। आगे चलते हैं, क्या लिखा हुआ है? ए और बी आर पार्टनर्स लिखा है भाई। हाँ, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, मैं दिखाऊंगा आपको आगे, जिसमें मिस्टर और मिसेज का ख्याल रखा गया है, मिलेंगे, सारी चीजें आएंगी। हमें बेटा वो तो निकाल लेगा खर्चा अपना, तुम क्या करोगे? आगे देखिए, आगे देखिए जरा, एबीसी पार्टनर थे, डिसॉल्व कर रहे हैं फर्म को। सी कहता है कि उसका लोन जो तो 50,000 का पहले पे किया जाए, क्रेडिटर 30,000 से पहले। क्या करोगे अब आप बताइए? पहले क्रेडिटर को देंगे, उसके बाद सी के लोन की पेमेंट करी जाएगी, ठीक है। और कौन सा सेक्शन एप्लीकेबल है इस पे? कौन सा? 48 बी, ध्यान रखना। तो देखो जरा क्या लिखा है ऊपर, देखो मुझे क्या बोल रहे हो, देखो जरा, पढ़ो ऊपर क्या लिखा है, कौन सा सेक्शन एप्लीकेबल, जहां बता रहे हैं बी में क्या लिखा है, एप्लीकेशन ऑफ एसेट्स ऑफ द फर्म। बोला फर्म की एसेट्स थी, पहले किसे पे करेंगे? थर्ड पार्टी, फिर पार्टनर का लोन, फिर पार्टनर की कैपिटल, बच जाएगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो एक सीयूटी में क्वेश्चन ही बन सकता है, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ पेमेंट एज पर सेक्शन 48 बी। और ऑर्डर जो है ना, ए बी सी डी दे देंगे, और फिर ऑप्शन में आएगा ए सी डी बी ई, ए बी सी डी, ऐसे करके ऑप्शन आता है। तो क्वेश्चन बनते हैं ऐसे आराम से, अगर आपने एक बार पढ़ रखा है इजीली क्लिक होगा, नहीं पढ़ा तो गड़बड़ हो जाएगी। आगे चलते हैं, चलिए दूसरा देखें जरा, एक और क्वेश्चन था इसमें। XYZ were partners sharing profit and losses equally. They decide to dissolve the firm. Z demand that his loan 15,000 to be paid before capital of the partners. बताइए अब क्या मतलब है? देंगे नहीं देंगे? दे देंगे ना भाई, पार्टनर का लोन तो पार्टनर की कैपिटल से पहले पे किया जाएगा। तो ये बंदा जो है, कौन ठीक था इसमें? जेड बिल्कुल ठीक बोलता है। सेक्शन कौन सा? 48 बी लगता है दोबारा से, ठीक है। चलो आ जाइए आप सेक्शन 49, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। हाँ इतनी है बस, इससे ज्यादा नहीं है, लास्ट से, इससे ज्यादा नहीं है, इसके बाद तो प्रैक्टिकल शुरू हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो एक बच्चे की ख्वाहिश थी ना कि प्रैक्टिकल होगा नहीं होगा, आई स्टार्ट द प्रैक्टिकल नाउ। प्राइवेट डेट ऑफ द वर्सेस फर्म डेट। अब जरा समझिए, एक पार्टनर के अपने कर्जे भी हैं, अपने अपने लोन भी हैं, उन्होंने बाहर से पैसा ले रखा है, लोन है उनके ऊपर, और फर्म के भी लोन है। तो देखिए कैसे हम सेटल करेंगे, किसको प्रायोरिटी दी जाएगी, पार्टनर्स के डेट को प्रायोरिटी दी जाएगी या फर्म के डेट को प्रायोरिटी दी जाएगी, उस पर एक सेक्शन 49 बना हुआ। सुनने में कंफ्यूजिंग है, पढ़ के देखते हैं पहले इसको। Where both the debts of the firm and private debts of the partner coexist, following rules as stated in section 49 of the Indian Partnership Act 1932 shall apply. Property of the firm shall be applied first payment of debts of the firm, and then the surplus, if any, shall be divided among partners as per their claims, which can be utilized for payment of their private liabilities. समझना, फर्म की प्रॉपर्टी बिकी, पहले फर्म की लायबिलिटी चुकाई, कौन सी वाली? थर्ड पार्टी, पार्टनर्स का लोन, पार्टनर्स की कैपिटल, जो बच गया उसे पार्टनर में बांट दीजिए। अब पार्टनर की मर्जी है, अपने लोन चुकाएं या किसी को और लोन दे दें, हम कौन रोकने वाले होते हैं। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये नहीं कि कंपल्सरी फर्म के पैसे उठाएंगे और ना चाहते हुए भाई साहब तेरा लोन चुकाना, चुका देंगे, ऐसा नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, जो सरप्लस बच गया उसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दो। नाउ इट इज द चॉइस ऑफ पार्टनर whether they want to pay off their loan or not. Got it? हाँ जी, पढ़ना, अभी आगे पढ़ पहले। 48 बी में सिर्फ और सिर्फ फर्म की पेमेंट की बात कर रहे थे, और यहां बोल रहे हैं कि फर्म के डेट भी हैं और पार्टनर के डेट भी हैं, तो क्या करेंगे, किसको प्रेफरेंस देंगे? आगे बढ़े, सुन ले बेटा सुन ले। प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ पार्टनर शेल बी अप्लाइड फर्स्ट पेमेंट ऑफ हिज और हर प्राइवेट डेट्स। भाई पहले वो अपना कर्जा चुकाएंगे, उसके बाद वो फर्म के कर्जे की तरफ चलेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखो,
and the surplus, if any, may be utilized for the payment of firm's debt. In case of firm's liabilities exceeds firm's assets, it may be noted that private property of partner does not include personal properties of his wife and children. वो नहीं इंक्लूड होती. पर्सनल मतलब जो उसके नाम पे है. अब पार्टनर पता क्या चालाकी करते हैं, अपने नाम पे सिर्फ एक फ्लैट रखते हैं या एक शॉप रखते हैं, बाकी अपना बेटा बेटी और वाइफ के नाम पे डाल देते हैं. अब पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व होती है तो कौन सी प्रॉपर्टी का नुकसान होगा उनका? सिर्फ उसकी, हाँ, इंसॉल्वेंट हो जाएगा ना. तो अगर भाई देखो, समझना, बेटा 18 साल से ऊपर अपना बिजनेस चलाता है, वाइफ ऑब्वियसली 18 साल से ऊपर है, अपना बिजनेस चलाती है, बेटी 18 साल से अपना बिजनेस चलाती है, पापा भी अपना बिजनेस चलाता है. अब पापा अगर इंसॉल्वेंट हो गए तो भैया बेटा बेटी और वाइफ थोड़ी बाउंड है उसका पैसा चुकाने के लिए. पापा इज ए सेपरेट एंटिटी, बेटा बेटी सेपरेट एंटिटी. ये ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस नहीं है यार. परेशानी अकाउंटिंग में रिकॉर्ड होती है, बता, अकाउंटिंग में क्वालिटेटिव एस्पेक्ट रिकॉर्ड होते हैं. परेशानी होगी, भुगतेंगे वो, ऐसा थोड़ी होता है. तो इट्स लॉ वेरी क्लियरली सेज, पापा इंसॉल्वेंट हो गए, बेटा बेटी वाइफ करोड़पति हैं, जरूरी नहीं कि एक भी पैसा भरें. देयर इज नो नीड, दे विल नॉट. और न कोर्ट उनको फोर्स कर सकता है कि तुम्हारा बाप इंसॉल्वेंट हो गया है, पैसा भरो. ऐसा नहीं होगा. कानून कानून की तरह से चलेगा, बिल्कुल नहीं होगा. क्लियर है ये चीज? पर्सनल प्रॉपर्टी एक्सक्लूड करते हैं किसको? बेटा बेटी बच्चों की, वाइफ की प्रॉपर्टी को. ठीक है, उसके नाम पे जो होगा, डॉक्यूमेंटेड होगा, उसको यूटिलाइज करेंगे. आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा. Thus, if assets of the firms are not adequate enough to pay firm's liability, partners have to contribute out of their net private assets. Net private assets का मतलब क्या है कि उसकी assets माइनस उसकी liabilities, उसमें से जो पैसा बचेगा उसको पे ऑफ करेंगे. और फिर भी sufficient नहीं होगा, पार्टनर इज डिक्लेयर्ड एज व्हाट? इंसॉल्वेंट. ठीक है, आ जाइए नीचे. अब एक बच्चे ने पूछा था ना, इंसॉल्वेंट हो जाए तो क्या हो जाएगा? ये पैराग्राफ एनसीईआरटी में दे रखा है, ध्यान से देखिएगा. और लिखा है इसके नीचे, नॉट इन सीबीएसई सिलेबस, बट सीयूटी के लिए ध्यान रखना इसे. और ये जो है ना, इस पर एक रूल बताया गार्नर वर्सेस मोरे का. ये ब्रिटिश लॉ के अंदर ये एक वर्डिक्ट आया था. आप जब पढ़ते हैं कानून की पढ़ाइयां पढ़ते हैं ना, तो पिछले रेफरेंसेस केस के देते हैं आप किसी भी जजमेंट में. रेफरेंस ऐसे रेफरेंस की तरह यूज होता है, लेजेंडरी रेफरेंस है ये, इसको यूज किया जाता है. जब आप बीकॉम ऑनर्स में पढ़ेंगे, डिसोल्यूशन एक अच्छा खासा चैप्टर है, उसके अंदर इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं. देखें जरा समझते हैं, एक एक लाइन को पढ़ते हैं, सीयूटी के लिए इंपॉर्टेंट है ये. In the context of settlement of accounts among the partners, there is still another important aspect to be noted. When a partner is unable to contribute towards the deficiency of his capital, the account finally showing a debit balances, he or she is said to be insolvent. भाई फर्म का पैसा देना 5 लाख, उसकी नेट एसेट से 2 लाख, वो तो इंसॉल्वेंट हो गया. अब क्या होगा? ए बी सी डी में से डी पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया. तो आपकी बुद्धि क्या कहती है? कानून को छोड़िए, अगर एबीसीडी थे, डी इंसॉल्वेंट हो गया, तो एबीसी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी? क्या वो एबीसी अपना अपना भरेंगे या एबीसी अपना और डी का दोनों का उसका भी भरेंगे? यही फैसला गार्नर वर्सेस मोरे में आया था कि क्या पार्टनर अपनी अपनी डेफिशिएंसी भरेंगे या वो जो इंसॉल्वेंट हो गया उसका भी पैसा भरेंगे. देखिए जरा क्या क्या कानून फैसला क्या आया था, देखिए जरा. या तो आपने एग्रीमेंट बना रखा है कि अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाएगा तो बाकी के पार्टनर बचे रहेंगे, उनका कोई रोल नहीं है, तो बाकी के पार्टनर बचे रहेंगे. और यह आपने बना रखा था एग्रीमेंट कि अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाएगा तो ए बी सी डी का भी चुकाएंगे, तो वैसा करेंगे. ठीक है जी. लेकिन अगर एग्रीमेंट नहीं है तो कोर्ट ऑफ लॉ ने क्या जस्ट वर्डिक्ट दिया था वो देखिए. In the absence of any agreement to the contrary, such a capital loss is to be borne by the remaining solvent partners in accordance with the principle laid down in Garner versus Moraes case, which states that solvent partners has to bear the loss in the ratio of capitals on the date of dissolution. Profit sharing ratio में नहीं, कैपिटल की रेशियो में क्या करेंगे? उस लॉस को झेलेंगे. अगर एग्रीमेंट नहीं है, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, तो ये सीयूटी के लिए इंपॉर्टेंट था. आपके सीबीएसई के सिलेबस में ये पार्ट नहीं है. ठीक है, गार्नर वर्सेस मोरे पूछ लेगा, आप बता पाएंगे. और ध्यान रखना, कैपिटल की रेशियो में, कौन सी रेशियो में? कैपिटल की रेशियो में. कौन सी कैपिटल? जो फाइनली पेमेंट के लिए बनती है, उस कैपिटल की रेशियो में, उस रेशियो में नहीं जो ओपनिंग वाली है, सारे एडजस्टमेंट की बाद वाली रेशियो में.
तब पे करेंगे इसको। चलिए एक और डिफरेंस आ रहा है, आगे देखते हैं। डिफरेंस बिटवीन फर्म्स डेट एंड प्राइवेट डेट्स। फर्म का डेट का मतलब होता है फर्म के आउटसाइडर्स के प्रति जो ऑब्लिगेशंस होते हैं, बैंक लोन, क्रेडिटर, बीपी। प्राइवेट डेट का मतलब होता है जो पार्टनर ने अपनी पर्सनल कैपिटल में कहीं से कुछ पैसा उधार लिया होता है। ठीक है, ये तो मीनिंग था। ऑल द पार्टनर्स आर जॉइंटली एंड सेवरली लायबल टू फर्म्स डेट। ठीक है जी। कंसर्न पार्टनर इज पर्सनली लायबल फॉर हिज और हर प्राइवेट डेट। भाई 4 पार्टनर हैं तो अपने अपने डेट के लिए तो है ना वो, लेकिन फर्म के डेट के लिए ज्वाइंटली लायबल है, अपने डेट के लिए वो खुद लायबल है। सिंपल सी बात है, कुछ बहुत मुश्किल चीज तो है नहीं। एप्लीकेशन ऑफ फर्म्स प्रॉपर्टी। फर्म की प्रॉपर्टी पहले कहां अप्लाई करी जाएगी? फर्म के डेट के लिए। और द शेयर ऑफ कंसर्न पार्टनर इन एक्सेस ऑफ फर्म्स प्रॉपर्टी ओवर फर्म्स डेट कैन बी यूटिलाइज्ड टू पे ऑफ हिज और हर डेट्स। इसका मतलब समझिए, फर्म की प्रॉपर्टी थी 50 लाख की, फर्म के डेट थे 40 लाख के, 10 लाख सरप्लस बच गया। वो सरप्लस किस में बढ़ेगा? पार्टनर्स में बढ़ेगा। अब पार्टनर उससे अपना मर्जी जो मर्जी कर ले, वो पॉइंट है ये। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जबरदस्ती पार्टनर के लोन चुकाओ, पार्टनर को पैसा दे दो, उसके बाद जो उन्हें करना होगा वो कर लेंगे। एप्लीकेशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, एक्सेस ऑफ, जैसे पर्सनल प्रॉपर्टी 10 लाख की और पर्सनल लायबिलिटी 5 लाख की, तो 5 लाख एक्सेस आ गया। इसको अगर फर्म की डेफिशिएंसी है तो वहां यूज किया जा सकता है, लेकिन अगर पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए तो आपने कहानी पढ़ी ली है। प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ अ पार्टनर इज अप्लाइड फर्स्ट टू पे ऑफ प्राइवेट डेट्स देन टू फर्म्स डेट। ये डिफरेंस था किसका? प्राइवेट डेट और अगले वाले पार्ट का था। चलिए आगे चलते हैं। अब पेज नंबर 4 पे अब हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम शुरू करेंगे। ठीक है जी। तो वी हैव मोर देन 35 मिनट्स विद अस, लेके चलते हैं। आई एम सॉरी आप लोगों को ज्यादा टेक्स्ट कर रहा हूं मैं इस समय, क्योंकि वो पिछले हफ्ते क्लासेस कुछ मिस हुई थी ना, सॉरी, उसके लिए तो करना पड़ेगा। ऐसा करने से अब हम लोग वो जो पिछला वीक में लॉस हुआ था उसको पूरा कर पा रहे हैं। चलिए अब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन शुरू करेंगे इसका। ठीक है, 5 मिनट का ब्रेक, आई स्टार्ट अगेन। कर दो। आइए अब देखते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन किस तरह के होते हैं। देयर आर 2 टाइप ऑफ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपके एग्जाम में। आपके सिलेबस में तो एक ही तरह का है, व्हेन द बैलेंस शीट इज गिवन, व्हेन द बैलेंस शीट इज नॉट गिवन। बैलेंस शीट नॉट गिवन को मैं करवा दूंगा, लेकिन इसको पूरा करने के बाद, क्योंकि सीयूटी में बैलेंस शीट नॉट गिवन के क्वेश्चंस के आने के चांसेस बनते हैं। पर सीयूटी में खास बात ये होती है कि आपको फुल फ्लैश क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने, एमसीक्यू बेस्ड होते हैं, तो वैसा कर लेंगे। ठीक है, लेकिन मैं आइडिया दूंगा आपको कि विदाउट बैलेंस शीट कैसे बनते हैं क्वेश्चन। तो पहले हमें बैलेंस शीट बनानी पड़ती है, फिर हमें प्रोसेस पूरा फॉलो करना पड़ता है। यहाँ बैलेंस शीट गिवन होती है। तो जो बैलेंस शीट गिवन है, अगर आप देखेंगे अपने नोट्स को स्क्रॉल करके, तो बैलेंस शीट की आइटम्स को मैंने ए बी सी डी ई एफ जी एच ग्रुप में डाला हुआ है। ठीक है, मैं आपको पहले एक स्ट्रक्चर बताऊं कि किस तरह से हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो चलता है डिसोल्यूशन में। देखिए, डिसोल्यूशन में जब अकाउंटिंग होगी, नेसेसरी लेजर अकाउंट बनाने के लिए बोलेंगे, तो यू विल हैव टू प्रिपेयर वन अकाउंट, जिसे बोलते हैं हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट। एक अकाउंट बनता है रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, अच्छा, रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए आपको एक बेस चाहिए होता है। तो मैं क्या करके दिखाता हूं आपको कि एक फ्लो चार्ट दिखा रहा हूं, उसकी मदद से समझ में आएगा। भाई यहां पर आपके पास एक बैलेंस शीट है, दिस इज द बैलेंस शीट। ये लायबिलिटी साइड है, ये एसेट साइड है। ये बैलेंस शीट आपके पास गिवन है। मैंने बैलेंस शीट में ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप, डी ग्रुप, ई एफ जी एच, जितने भी आइटम बैलेंस शीट के सबको ग्रुप्स में बांट रखा है। अश्विन ध्यान से सुन लीजिएगा। ये इसके बाद आपको बनाना पड़ता है एक अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट बोलते हैं उसको, रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बोलते हैं। रियलाइजेशन इसलिए बोलते हैं कि सारी की सारी एसेट्स यहाँ ट्रांसफर होती है, सारी की सारी लायबिलिटी भी यहाँ ट्रांसफर होती है, फिर एसेट्स को बेच के लायबिलिटी का सेटलमेंट किया जाता है। रियलाइजेशन अकाउंट बोलते हैं इसको। इसका नेचर क्या होगा? नॉमिनल। जिस भी अकाउंट से प्रॉफिट या लॉस निकलेगा उसका नेचर नॉमिनल होता है, तो रियलाइजेशन अकाउंट बनता है। क्रेडिट साइड शोज पॉजिटिव साइड, डेबिट साइड शोज नेगेटिव साइड, ऐसे करके। ठीक है, रियलाइजेशन। इसके बाद आपको बनाना पड़ता है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट ये बनाना पड़ता है। मान लीजिए ए बी सी 3 पार्टनर थे,
ए बी सी 3 पार्टनर थे, और कई बार करंट अकाउंट भी बनाना पड़ता है अगर मेथड फिक्स हो तो पहले हम नॉर्मल तरीके से सीखेंगे, फिर आगे चलेंगे ऐसे करके। और अब आपको क्या बनानी पड़ेगी? बैलेंस शीट? बिल्कुल नहीं, बिजनेस बंद हो चुका है, अब बैलेंस शीट नहीं बनेगी। अब बैलेंस शीट नहीं बनती है, डिसॉल्व बिजनेस की बैलेंस शीट थोड़ी बनेगी। अब आपको ये बताना है कि किसको कितना देना और कितना लेना, तो आपको बनाना पड़ता है लास्ट में एक अकाउंट जिसे बोलते हैं कैश या बैंक अकाउंट, ऐसे बनता है। कैश या बैंक अकाउंट ऐसे बनता है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। सब कुछ होने के बाद अगर आपके कैश या डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस मिल जाए, देयर इज नो बैलेंस सीडी, तो समझ लीजिए आपका आंसर ठीक है, वरना गड़बड़ है। हाँ कोई बात नहीं कि क्यों काटने की सोचें, अभी तो क्वेश्चन की शुरुआत हो रही है, सोचिए मत उसके बारे में। अब हमें क्या करना होता है, ये बैलेंस शीट खाली करनी होती है। पहले ट्रांसफर खेलना बोलते हैं, पहले ट्रांसफर खेलते हैं। ट्रांसफर होने के बाद फिर हमारे पास एडजस्टमेंट दे रखी होती है कि बिल्डिंग बेच दी, मशीनरी बेच दी, लायबिलिटी पे ऑफ कर दी, इस तरह की इंफॉर्मेशन आती है, उसको चलते हैं। तो चलिए पहले देखते हैं कि ए बी सी डी ई एफ जी एच ग्रुप के आइटम कौन से थे एंड कैसे हम ट्रांसफर करते हैं उनको इस फॉर्मेट के अंदर। तो अगर आपने ट्रांसफर ठीक से कर लिया तो समझ लीजिए 30% क्वेश्चन आपका ठीक हो गया, 30% क्वेश्चन ठीक हो गया। रिमेनिंग 70% छोटी मोटी एडजस्टमेंट्स होती हैं। क्या क्या एडजस्टमेंट्स होती हैं? हम पढ़ते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व्स के बारे में, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, वर्कमैन कंपनसेशन फंड। हम पढ़ते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के बारे में। ये रियलाइजेशन एक्सपेंसेस सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें मैंने 4 पेजेस डेडिकेट कर रखे हैं, करीब करीब 12-13 केसेस हैं। गॉट इट? तो चलिए सबसे पहले लेके चलते हैं नोट्स को। यहाँ क्या ये डॉक्यूमेंट विजिबल है सभी को? बताइए ऑनलाइन वालों को। यस सर। आप लोग भी देख लीजिए। ए ग्रुप में आइटम रखे हैं वो वाले जो सीधा सीधा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड होते हैं। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, पार्टनर्स के करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, जनरल रिजर्व, कंटीजेंसी रिजर्व्स, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस। जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन बीकॉम ऑनर्स में जरूरत पड़ती है, इसलिए मैं हल्का सा तड़का डाल देता हूं अभी। और वर्कमैन कंपनसेशन फंड है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है। बेटा समझना, अगर कोई भी रिजर्व फ्री है, इफ एनी रिजर्व इज फ्री, दैट विल बी प्लेस हियर ऑन दिस साइड। इसको हम यहां पर प्लेस करेंगे। Any reserve which is free, you will place that in this side. ठीक है जी। वर्कमैन कंपोजिशन फ्लेम, देखिए जरा, ए ग्रुप में वो आइटम है जिन्हें सीधा सीधा आपने क्या करना है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में डालना है। ये तो वो पैसा ना जो सीधा पार्टनर को देना है। अब आप बोलेंगे सर वर्कमैन कंपनसेशन फंड को, भाई अगर कोई क्लेम ही नहीं है तो पार्टनर्स को मिलेगा ना पैसा पूरा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, इन्वेस्टमेंट है ही नहीं या इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं हुआ तो क्या होगा, सीधा किसके पास चला जाएगा? इन्वेस्टमेंट है ही नहीं अगर, समझना, इफ इन्वेस्टमेंट इज नॉट इन द बैलेंस शीट तो हम बोलेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड इज फ्री, फ्री रिजर्व है, तो किसको बांट देंगे? पार्टनर्स को बांट देंगे ओल्ड रेशियो। ठीक है जी, थोड़ा नीचे चलते हैं हम जरा। बी ग्रुप है पार्टनर्स का लोन, उसको कहीं ट्रांसफर नहीं करते, सीधा पे ऑफ करते हैं। क्या करते हैं? उसको सीधा पे ऑफ कर देते हैं। जरा देखिए आप एक चीज यहां देखिए, ए ग्रुप का आइटम कहां जाएगा भाई? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में जाएगा ए ग्रुप। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस? बोलिए। सॉरी, बी ग्रुप क्या था? पार्टनर्स का लोन, यू हैव टू पे, सीधा सीधा पे कर देंगे आप बी ग्रुप आइटम। अब आपको सी और डी में फर्क नहीं पता चल रहा, वो मैं बताता हूं आपको। सी ग्रुप में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड रखा हमने, जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व रखा हम लोगों ने, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, मतलब जितने भी प्रोविजन नेचर के आइटम या वो आइटम जिन्हें आप बांट नहीं सकते हैं, वो आइटम जो प्योर लायबिलिटीज नहीं है उनको, वो सी ग्रुप के आइटम है। जरा नजर डाल लेते हैं कौन कौन से, मैं बताता हूं क्या होता है। भाई क्रेडिटर हैं, प्योर लायबिलिटी हुई है नहीं हुई? पेमेंट करनी है। अब मुझे बताइए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट या प्रोविजन फॉर बैड डेट या प्रोविजन फॉर टैक्स,
ये लायबिलिटी में दिखता है ना, तो क्या ये लायबिलिटी पे ऑफ करनी होती है? प्रोविजन फॉर टैक्स पे करते हैं क्या? प्रोविजन फॉर बेड डेट को पे करते हैं क्या? नहीं पे करते। नहीं, असेट्स में से माइनस होकर दिखता है। असली जगह कहाँ है? लायबिलिटी साइड में पड़े रहते हैं। तो क्या करते हैं हम लोग, ये वो लायबिलिटीज हैं जिन्हें आपको पे ऑफ नहीं करना है, इन्हें सीधा ट्रांसफर कर देते हैं और छोड़ देते हैं। तो सी ग्रुप के आइटम कहाँ ट्रांसफर होंगे भाई? देखिए जरा, देखिए इधर। तो ये सी ग्रुप के आइटम कहाँ जाएंगे? रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड में, यहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे। और अब बची डी ग्रुप के आइटम जो प्योर लायबिलिटीज हैं, सारी की सारी लायबिलिटीज हैं, ठीक है। और एक बच्चे ने मुझसे पूछा था कुछ, देखें जरा, क्या ऑनलाइन में मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं विजिबल है? बोलिए ऑनलाइन। यस सर। अच्छा देखिए जरा, प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, ये रिजर्व नहीं होते हैं। सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, ट्रेड पेबल्स, बैंक लोन या लोन क्रेडिट, मॉर्गेज लोन, मिसेज ए का लोन या मिस्टर ए का लोन। अगर एबीसी पार्टनर थे तो मिसेज ए का लोन थर्ड पार्टी है, और मिसेज ए, मिसेज बी, मिसेज सी है, तो मिस्टर ए का लोन, मिस्टर बी का लोन क्या है? थर्ड पार्टी है। एक बच्चे ने पूछा था ना मिस्टर ए, तुमने तो पूछा था चंद, मिस्टर ए का लोन, मिसेज ए का लोन, क्लियर है जेंडर? मिसेज ए का लोन थर्ड पार्टी है, डी ग्रुप आइटम है अगर एबीसी का बिजनेस है। और अगर मिसेज ए, मिसेज बी, मिसेज सी का बिजनेस है तो मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी का लोन क्या कहलाएगा? थर्ड पार्टी कहलाएगा, ठीक है। बैंक ओवरड्राफ्ट, एनी अमाउंट रिसीव्ड इन एडवांस, एनी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, कोई भी आइटम जो एबीसी में कवर नहीं हुआ कहां चला जाएगा? वो डी ग्रुप में। और इसे कहां ट्रांसफर करेंगे भाई? इसे रियलाइजेशन की इस तरफ, डी ग्रुप के आइटम इस तरफ। तो आपने एक चीज देखी, ट्रांसफर ट्रांसफर कैसे खेलते हैं। लायबिलिटी साइड के सारे तीर किस तरफ चलेंगे? राइट हैंड साइड में चलेंगे। या तो कहां जाएंगे वो? रियलाइजेशन के क्रेडिट में, या पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में, या कहां जाएंगे वो? कैश या बैंक की क्रेडिट साइड में। और कहीं जाने का सेंस ही नहीं बनता। और मैं देखता हूँ इतनी स्टूपिड गलतियां करके आते हैं लोग एग्जाम में कि भाई इसको यहां डाल देते हैं। क्यों कर रहे हो ऐसा? सिंपल सा तरीका है, लायबिलिटी साइड राइट हैंड साइड को प्लेस होगी, या तो जाएगी वो रिलेशन के क्रेडिट में, या जाएगा पार्टनर्स के कैपिटल के क्रेडिट में, या कैश बैंक के क्रेडिट में। ऐसा करके करना है, ठीक है। दिस इज फाइन विद एवरीबॉडी। चलो लेट अस गो टू ईएफजीएच ग्रुप के आइटम्स में, ठीक है। बहुत आसान है ट्रांसफर ट्रांसफर करना। 30 मतलब अगर आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है, आपने ट्रांसफर ठीक से कर लिया, 2 नंबर मिल जाएंगे आपको आराम से, आराम से 2 नंबर। 6 मार्क्स में से 2 नंबर ट्रांसफर करने के मिल जाते हैं, 1.5 मिल जाता है। सिर्फ ट्रांसफर ट्रांसफर करना कितना आसान है। चलिए देखें जब अगला आइटम देखते हैं। अब देखिए ई ग्रुप में कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक है, ठीक है। कहां जाना चाहिए इसे? कैश अकाउंट के डेबिट साइड में, सिंपल डेबिट बैलेंस बीडी बोल के, बिल्कुल ठीक है। एफ ग्रुप में पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट की नेगेटिव चीजें, पार्टनर का कैपिटल का नेगेटिव बैलेंस, करंट अकाउंट का नेगेटिव बैलेंस, ड्रॉइंग्स आ गई, प्रॉफिट लॉस डेबिट आ गया, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, डेफर्ड रेवेन्यू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, एडवर्टीज, सब चीजें कहां जाती है? पहले डेबिट साइड में करते थे ओल्ड रेशो में, वैसा ही करेंगे। किसी पार्टनर ने अगर फर्म से लोन ले रखा हो, इसके 2 ट्रीटमेंट होते हैं, लेकिन हम इसी को फॉलो करेंगे। क्या कर दीजिए, इसे सीधा सीधा उठा के कहां डाल दीजिए? डेबिट साइड में ट्रांसफर कर दीजिए, रिकवरी कर रहे हैं। लेकिन एडजस्टमेंट देखने के बाद, कई बार एडजस्टमेंट दे रखा होता है कि पार्टनर का लोन 50,000 का सेटल हो गया 30,000 में, सेटल हो गया 60,000, विल कंसिडर दैट थिंग ऑल्सो। हाँ डेबिट साइड में वसूली कर लीजिए ना, जब लोन पे करते हैं तो इसकी वसूली कर लीजिए, क्या परेशानी है। और उसके बाद आते हैं एच ग्रुप के आइटम, वो आइटम जो एबीसीडी ईएफ जीएच में कहीं नहीं आते, रूटीन एसेट्स होती हैं। और पार्टनर्स लोन को कहां? कैश या बैंक के डेबिट साइड में डाल दिया। गुडविल, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, इक्विपमेंट, लीज होल्ड, फ्री होल्ड प्रीमाइसिस, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, मोटर व्हीकल, इन्वेस्टमेंट, शेयर डिवेंचर भी बैलेंस शीट में है भाई। ये कौन से वाले शेयर डिवेंचर है? फर्म ने इन्वेस्ट कर रखा है, ये वो है, ये कंपनी वाले शेयर डिवेंचर नहीं है। सुना? और आगे चलते हैं। लोन डेबिट का व्हाट इज लाइव स्टॉक? कुत्ता, गधा, घोड़ा, बकरी, मुर्गा, बत्तख, मछली, लाइव स्टॉक। आपको पोल्ट्री फार्म है, फिशरीज है आपके, है ना, वो स्टेबल है आपके, ये सब आपके लाइव स्टॉक कहलाते हैं। कंप्यूटर, फर्नीचर फिटिंग्स, लूज टूल्स एंड इक्विपमेंट, स्टोर स्पेयर्स, जॉइंट लाइफ पॉलिसी सिलेबस में नहीं है। सन्ड्री डेटर्स एंड बुक डेट्स, बिल्स रिसीवेबल,
इन्वेंट्री स्टॉक, बुक डेट्स, डेटर को कहते हैं वो डेट जो आपकी बुक्स में अवेलेबल है, बुक डेट होते हैं वो। लाइव स्टॉक, एनी अमाउंट पेड इन एडवांस या एनी प्रीपेड एक्सपेंसेस, एनी आउटस्टैंडिंग इनकम, या वो आइटम जो EFGH में कवर नहीं होते हैं। तो जरा देखिए, ये ई किस तरफ जाएगा, यहां इस तरफ, ई इस तरफ जाएगा। एफ कहां जाएगा बताइए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। जी कहां जाएगा बताइए, जी कैश है बैंक में। और ये एच ग्रुप के आइटम कहां जाएंगे, रियलाइजेशन की डेबिट साइड। सारे तीर किस तरफ चलेंगे, डेबिट साइड की तरफ। इतना ध्यान रखेंगे, ट्रांसफर कभी गड़बड़ नहीं होगा आपको। सच अ इजी वे ऑफ ट्रांसफरिंग आइटम्स, ठीक है। बिल्कुल, एसेट्स के आइटम या तो जाएंगे रियलाइजेशन के डेबिट में, या पार्टनर्स के कैपिटल के डेबिट में, या कैश है बैंक के डेबिट में, बस इससे ज्यादा कुछ होना ही नहीं है। ये ट्रांसफर खेलने की ट्रिक थी, ठीक है जी। चलिए अब जरा बुक खोलें एक बार अपनी, है ना, अभी 15 मिनट है हमारे पास। कुछ जगह पे टीचर्स टाइम नहीं देते हैं, वहां से छोड़ के भाग जाते हैं, और जहां टाइम देते हैं वहां से भी छोड़ के भाग जाते हैं। हाँ, बैलेंस करना चाहिए ना, कोई बात नहीं। क्या करने की पोजीशन में हो, चलो पकड़ो उसको, रुको। ओके, कोई बात नहीं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन ट्रांसफर करना और बाकी करना फिर हम अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। छोड़ देते हैं इसको यहीं पर ही, क्योंकि सैचुरेशन की स्टेज है, आगे नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो विल वाइंड इट अप। चलिए, आई वाज लुकिंग कि कितने आप ऑर्डर को फॉलो करते हैं, सो दैट्स